क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपने होंडा अटलस कार में 2010 में 1 लाख रुपया सिर्फ लगाया होता तो आज आपके पास टोटल कितना कैपिटल गेन होता, कितना डिविडेंड होता? हर साल ये कंपनी आपको कितना डिविडेंड देती, कितना बोनस देती, डॉलर में आपका कितना रिटर्न बनता, टैक्स कितना कटता? कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी इस वीडियो में। शुरू करते हैं जी। जी, तो होंडा अटलस कार की हम केस स्टडी करेंगे जिसमें हम 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करेंगे 2010 में। प्राइस थी इस वक्त इसकी 19,44 रुपये। शेयर हमें मिलेंगे जी 5144। 10, 11, 12 में हमें ये कंपनी कोई डिविडेंड नहीं देती, कोई बोनस नहीं देती। 2013 में ये कंपनी हमें 0.3 रुपये का डिविडेंड देती है, जिसके बाद शेयर की हमारे पास जो डिविडेंड की मद में अमाउंट आती है वो 1543 आती है। 2014 में ये कंपनी हमें 3 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड देती है, जिसकी वैल्यू बनती है 15,000 रुपया। 2015 में 5 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड मिलता है, जिसकी वैल्यू बनती है 25,000 रुपया। 2016 में हमें 7 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड मिलता है, जिसकी वैल्यू बनती है 36,000 रुपया, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। 2017 में ये कंपनी हमें दो डिविडेंड देती है, 13 रुपये का और 4,18 रुपये का, जिसकी वैल्यू बनती है 66,000 रुपया और 21,000 रुपया, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। 2018 की बात करें तो इसमें यह कंपनी हमें 22,75 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड देती है, जिसकी वैल्यू बनती है 1,17,000 रुपया, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। 2019 में ये कंपनी हमें 12,15 रुपये के पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड देती है, जिसकी वैल्यू बनती है 62,000 रुपया। 2020 में ये कंपनी हमें 1 रुपया पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड देती है, जिसकी वैल्यू बनती है 5144। 2021 में यह कंपनी हमें एक डिविडेंड देती है 4.52 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनती है 23,000 रुपया। 2022 में ये कंपनी हमें 7 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड देती है, जिसकी वैल्यू बनती है 36,000 रुपया। 2023 में ये कंपनी हमें कुछ भी नहीं देती। 2024 में ये कंपनी हमें 6.5 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड देती है, जिसकी वैल्यू बनती है 33,000 रुपया। और 2025 में ये कंपनी हमें 8 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड देती है, जिसकी वैल्यू बनती है 41,000 रुपया। तो यहाँ तक तो आपने देखा कि हर साल ये कंपनी हमें क्या कुछ दे रही। तो अभी हम बात करेंगे जी रिटर्न समरी की। यहाँ तक तो हमने देख लिया कि हर साल इस कंपनी ने हमें कितना डिविडेंड दिया है। तो अभी हम बात करेंगे कि अगर हम इसे आज सेल कर देते हैं तब हमारे पास क्या चीज़ बचती है। तो 5140 हमारे शेयर आ गए। प्राइस है इसकी 225 रुपये 8 मई वाले दिन 2026 को। वैल्यू इसकी बन रही है 11,60,000 रुपया। और कॉस्ट हमारी कितनी है? ये सिर्फ 1 लाख रुपए की। तो अनरियलाइज प्रॉफिट कितना बना हमारे पास? 10 लाख का। डिविडेंड की मद में हमने आज तक कितना ले लिए? 4,85,000 रुपया। तो टोटल गेन हमारे पास कितना आया जी? 15 लाख रुपए का। एनुअलाइज रिटर्न कितना बना जी? 25.10%। ये अहम चीज़ है। इसी की बेस पे आप सेम सेक्टर की कंपनियां या दूसरे सेक्टर की कंपनियां या दूसरी एसेट क्लास के साथ इसको कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ तक तो बात होगी ग्रॉस प्रॉफिट की। अभी हम बात करेंगे जी टैक्स की। डिविडेंड हमने ले लिए 4,85,000 रुपये का। इस पे 15% टैक्स दिया, जो कि 72,000 रुपया बनता है तकरीबन। और आफ्टर टैक्स 4,12,000 रुपया हमने नेट डिविडेंड ले लिया। कैपिटल गेन हमने तक तो 10 लाख का हमारा कैपिटल गेन आ गया। इस पे 15% टैक्स दिया, जो कि तकरीबन 1.5 लाख रुपया बनता है, 1,60,000 रुपया। और आफ्टर टैक्स हमारे पास अमाउंट बनेगी तकरीबन 9 लाख रुपया। तो टोटल गेन हमारे पास आ गया जी 15 लाख रुपए का ग्रॉस में प्रॉफिट आ गया। टैक्स हमने दिए 2,31,000 रुपये और आफ्टर टैक्स हमारे पास अमाउंट बनेगी तकरीबन 13 लाख रुपए की। तो यहाँ आपने एक बात ध्यान में रखनी है कि सीडीसी की फ़ीस, एनसीसीपीएल की फ़ीस, ब्रोकर का कमीशन और कोई भी टैक्स हो वो मैंने ऐड नहीं किया। और दूसरे नंबर में कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म में ज़ीरो भी हो सकता है। डिपेंड करता है आपने शेयर को कब बाय किया और उस साल एफबीआर की क्या पॉलिसी थी लॉन्ग टर्म के लिए। इन्फ्लेशन को मैंने एडजस्ट नहीं किया क्योंकि हम पास की बात कर रहे हैं। अगर हम फ्यूचर की बात करेंगे तो इन्फ्लेशन को ज़रूर एडजस्ट करेंगे ताकि हमें परचेजिंग पावर का पता चल सके। आगे हम बात करेंगे जी डॉलर में रिटर्न की। तो शेयर हमारे पास आ गए जी 5140। टोटल प्राइस है इसकी 225 8 मई वाले दिन। और डॉलर में इसकी बनती है जी वैल्यू $4,167, क्योंकि पीकेआर में हमारे पास 11 लाख आ गया।
तो कास्ट हमारी कितनी है ये 1,00,000 रुपया, और जो डॉलर में कास्ट है ये $1184 आई है। ये कैसे आई है जी? 2010 में डॉलर की जो भी वैल्यू थी 1,00,000 को हमने कन्वर्ट कर लिया डॉलर में, तो वो बने $1184। अनरियलाइज प्रॉफिट हमारे पास आ गया जी $2,982 का। अगर हम इसे यहाँ सेल करते हैं तो डिविडेंड हमारा हमने ले लिया $3,556 का। ये कैसे ले लिया हमने? हर साल जो भी हमने डिविडेंड ले लिया उसको हमने कन्वर्ट कर लिया उस साल जो भी डॉलर की वैल्यू थी, और फिर हमने इसे जमा कर लिया, तो ये हमारे पास $3,556 जो है वो आ गए। तो टोटल हमारे पास डॉलर में कितना गेन आ गया जी? $6,538 का। एनुअलाइज रिटर्न हमारा कितना बना? 18% का। पीकेआर में कितना बना? 25% का। ठीक है जी। तो यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये कंपनी पास में कैसी रही है, और अगर इसी तरह ये कंपनी परफॉर्म करती रहे 25% के हिसाब से पीकेआर में, तो फ्यूचर में भी अगले 15-16 सालों में, 20 सालों में इस कंपनी की परफॉर्मेंस ऐसी ही रहेगी। शर्त यह है कि कंपनी के फंडामेंटल चेंज ना हो, पे आउट चेंज ना हो, प्राइस जो है इसी तरह मूव करती रहे। तो यहाँ तक आपने देखा कि हमने 1,00,000 रुपया लमसम इन्वेस्टमेंट की इस कंपनी में, और उसके बाद हमें हर साल ये कंपनी हमें क्या कुछ देती रही है, और आज के दिन अगर हम इसे सेल करते हैं तो हमारा टोटल कैपिटल गेन कितना होता है, टोटल डिविडेंड कितना होता है, टोटल हमारा एनुअलाइज रिटर्न कितना बनता है, टोटल गेन कितना होता है, डिविडेंड प्लस अनरियलाइज प्रॉफिट दोनों को मिला के, टैक्स हमारा कितना कटता है, और आफ्टर टैक्स हमारी अमाउंट कितनी बनती है, और डॉलर में हमारा कितना रिटर्न बनता है। तो केस स्टडी करने का बेसिक पर्पज़ यही होता है कि हमें पता चल सके कि पास में इस कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी रही है, और फिर हम उसी की बेस पे उस कंपनी में इन्वेस्ट करें। क्योंकि अगर पास की परफॉर्मेंस 15-16 सालों की, क्योंकि हर हर मुल्क में, हर कंपनी में 16 सालों में, 20 सालों में, हर कंपनी में या मुल्क में अप एंड डाउन आते रहते हैं, तो फिर हमें ये आइडिया हो जाएगा कि उस कंपनी की पास की जो परफॉर्मेंस है वो कैसी रही है। हालात बुरे हों, हालात अच्छे हों, तो उस कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है, तो फिर हम उसी की बेस पे उस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, ताकि हमें एक एक जो कॉन्फिडेंस है वो मिल सके कि फ्यूचर में भी ये कंपनी ऐसे ही परफॉर्म करती रहेगी, इसकी मैनेजमेंट ऐसी ही परफॉर्म करती रहेगी। क्योंकि मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस हो गया पिछले 15-20 सालों में, उन्होंने अप एंड डाउन देख लिए हैं मुल्क के, कंपनी के, तो उसी की बेस पे हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये 100% श्योर नहीं होता कि फ्यूचर में भी ये कंपनी ऐसे ही परफॉर्म करती रहेगी। लेकिन हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि पास की परफॉर्मेंस ऐसी रही है, तो फ्यूचर में भी अगर कंपनी के फंडामेंटल चेंज ना हो, प्राइस की मूवमेंट ऐसे ही रहे, डिविडेंड पे आउट ऐसा ही रहे, तो इससे मिलता जुलता हमें रिटर्न ही मिलेगा। हाँ, अगर हम अमाउंट बढ़ा देते हैं, 1,00,000 से ज़्यादा कर देते हैं, तो ऑफ कोर्स हमारा गेन ज़्यादा हो जाएगा। 1,00,000 से कम कर देंगे तो हमारा जो गेन है वो कम हो जाएगा। तो ये थी केस स्टडी एच कार होंडा एटलस कार लिमिटेड पाकिस्तान की। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।